नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर इस वीडियो में। इस बार हम डिस्कस करेंगे कि मर्डर होने के बावजूद कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिस सर्कमस्टांसेस के होने के बाद जो मर्डर के चार्जेस हैं वो होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी जब अपराध होता है तो उसमें गिल्टी इंटेंशन मैला फाइडे होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही उस एक्शन को कोई भी क्राइम की संज्ञा दी जा सकती है। सिर्फ किसी की मृत्यु होना आपके द्वारा एक अपराध नहीं हो सकता। उसके बहुत सारे प्री कंडीशन हैं, उनको फुलफिल करना होता है, जिसको पिछले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आप उनको देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। यहाँ मैं छोटी सी ये बात बता देता हूँ कि मृत्यु पुलिस वाले के हाथों भी होती है, आर्मी मैन के हाथों भी होती है, कॉमन मैन द्वारा अपनी रक्षा में भी होता है। तो इन तीनों केसेस में ना तो होमिसाइड ना मर्डर के चार्जेस लगते हैं। जब वो गलत इंटेंशन के साथ, मैला फाइडे इंटेंशन के साथ इस तरह की मृत्यु होती है, किसी की हत्या की जाती है, तभी कानून में उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन सर्कमस्टांसेस में इसका संबंध इन चीज़ों से है कि किस तरह से हत्या वापस होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाती है। मर्डर जो 300 में है वो रिटर्न हो जाती है 299 में। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मर्डर में पनिशमेंट ज़्यादा है, होमिसाइड में कम है। इसके साथ ही एक और प्रश्न कई बार खड़ा हो जाता है कि एक व्यक्ति ने, जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज्ड है, उसने किसी की हत्या की साजिश की और हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उस क्रम में उसने किसी और व्यक्ति की हत्या कर दी। तो इसमें कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा? क्या वो उसी तरह से दोषी माना जाएगा जिस तरह से उसने उस व्यक्ति की हत्या की जिसकी हत्या के लिए उसने प्लानिंग की थी? तो इन प्रश्नों का भी जवाब आज दिया जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे, इलस्ट्रेशंस देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम बेयर एक्ट्स, जो मेन लॉ है हमारा आईपीसी, उसके जो प्रोविजंस हैं पहले उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में ये तीसरा वीडियो है मेरा। आपसे अनुरोध है एक बार फिर कि आपकी कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो पे अपना कमेंट छोड़ें और अपना ईमेल आईडी दें, ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें और अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले जो पहला एक्सेप्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है, ये कहता है कि व्हेन डेथ अकर्स, जो होमिसाइड है वो हुआ है जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था। यानी डेथ के लिए, हत्या के लिए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है। ग्रेव एंड सडन का मतलब हुआ, ग्रेव मतलब सीरियस और सडन मतलब अचानक। जब ये 2 सर्कमस्टांसेस किसी को प्रोवोक किया जाता है कोई क्राइम करने के लिए, सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है कि उसमें प्रोवोकेशन आता है, तो उसको मर्डर नहीं मान के होमिसाइड माना जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसने ऑफेंडर को कोई सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन दिया। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसी ने दिया हो जिसकी हत्या हुई है। अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसी ए व्यक्ति ने दिया है और हत्या उसके बच्चे की जाती है, तो इसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरा, अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसी व्यक्ति ने दिया है और उसके रिटेलिएशन में कोई एक्ट कर रहा है और गलती से किसी और की डेथ हो जाती है, तो उन सर्कमस्टांसेस में वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन माना जाएगा। यानी बाय एक्सीडेंट और गलती से अगर किसी और की हत्या होती है तो वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के डेफिनेशन के अंदर आता है। इसके कुछ प्रोवाइजोज हैं, कुछ प्री कंडीशन है। पहला प्री कंडीशन ये है कि जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है वो आपके एक्ट के कारण ना हुआ।
तो अगर आपने ही ऐसा काम किया जिससे उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किया, तो फिर आपको इस एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं कहीं पे जाता हूँ किसी पब्लिक प्लेस पे और किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का प्रयास करता हूँ। जब मैं उसको मारने का प्रयास करता हूँ, उसको इंजरी पहुँचाने का किसी तरह से प्रयास करता हूँ या उसको गाली देता हूँ, तो वो कोई हथियार निकाल लेता है, चाकू निकाल लेता है या अपने आप को बचाने का प्रयास करता है और उसमें बहुत ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिलती है, आपको डेंजर महसूस होता है और आपने उसको गोली मार दी, आपके पास पिस्टल है। तो इस केस में आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत आपने की थी और आपके एक्शन के कारण ही उस व्यक्ति ने आपको प्रोवोक किया, जिसके कारण आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसकी तरफ से एकदम आनी चाहिए जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है। तो उस कंडीशन में ही ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसका दूसरा प्रोवाइजो ये है कि जिस व्यक्ति ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है, अगर वो लॉफुल अथॉरिटी में काम कर रहा है तो उसका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पुलिस वाले आपको अरेस्ट करने आए और उनके पास वारंट है, उन्होंने वारंट आपको दिखाया और आप इतने गुस्से में आ गए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपको हुआ कि मुझे कैसे अरेस्ट कर रहे हैं, और आपने हत्या कर दी। इस केस में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ एक्यूज को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अरेस्ट का दिया है, ही वॉज अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अगर somebody इज डूइंग इन ओबीडियंस ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो फिर द बेनिफिट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज नॉट अवेलेबल। थर्ड, जो राइट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसी ने आपको दिया है, वो अगर उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस में है, तो भी आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप आक्रामक हैं, आपने किसी को मारने का प्रयास किया और उसने अपने आप को बचाया और बचाने के क्रम में उसने आपके ऊपर अटैक किया और फिर गुस्से में आकर आपने उसकी हत्या कर दी, तो इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है अपने आप को बचाने का। आपको कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं है उसके ऊपर अटैक करने का। तो इस केस में भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे आज सबसे ज़्यादा जो फेमस केस है वो नानावती केस है। नानावती केस में जो नानावती थे वो नेवी के बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनकी वाइफ के किसी से अवैध संबंध थे, तो उन्होंने उस चीज़ को उनको पता चलने के बाद ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही वेंट टू दैट पर्सन और उसको पूछा कि आप मेरी वाइफ से शादी करेंगे? उसने कहा नहीं, मैं हर किसी से शादी नहीं करता, और उसके बाद नानावती ने उनको गोली मार दी। तो इस केस में ये क्लासिक एग्जाम्पल है, पढ़ाया जाता है कि क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर व्यवस्था दी, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तब है जब आपको सोचने समझने की का समय ना हो। अगर आप प्लान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या तुम शादी करोगे, नहीं करोगे, यानी आपने सोच समझ के कि अगर ये मना करेगा तो इसको गोली मार देंगे, विच मीन्स यू आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ योर पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो जो मेंसरिया है वो उस लेवल का होना चाहिए कि उसको पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। ओनली देन द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज एप्लीकेबल। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का फ़ायदा ये है कि केस वापस चला जाता है 299 में, पनिशमेंट कम होती है, लेकिन उसका बेनिफिट उठाने के लिए जो प्री कंडीशन है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आपका सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाए। सेल्फ कंट्रोल अगर आपके पास है, आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, प्लान बना के कोई काम कर रहे हैं, तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आए। अगर किसी लॉफुल अथॉरिटी जो अपना एक्सरसाइज कर रही है, जैसे किसी जज कोई फैसला सुना रहे हैं, आपके खिलाफ सुनाया, या आप विटनेस हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं करता, और आप उसके रिटेलिएशन में उसकी हत्या कर देते हैं,
तो आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसकी लॉफुल अथॉरिटी है। और अगर अपनी लॉफुल अथॉरिटी के एक्सरसाइज में उन्होंने कोई बात कही है तो वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि कौन सा ओबीडियंस ऑफ लॉ में है, कौन सा ग्रेव है, कौन सा सडन है, जैसे कि नानावती केस में कोर्ट ने डिसाइड किया। सो एवरी क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो उस पर डिसाइड होगा। इसमें अगला जो एक्सेप्शन है वो ये है कि व्हेन ए पब्लिक सर्वेंट exceeds the power given for him to aid the advancement of public justice, यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक जस्टिस को फर्दर करने के लिए पावर दिए गए हैं, जैसे पुलिस पर्सन्स को पावर दिए जाते हैं फायरिंग करने के लिए। जब वो अपनी पावर को एक्सीड कर जाता है, पावर को एक्सीड करना का मतलब ये है कि जितनी पावर यूज़ करनी चाहिए उससे ज़्यादा पावर यूज़ कर दिया, जैसे कि बहुत बड़ी भीड़ जमा है और लोग हंगामा कर रहे हैं, तो नियम ये है कि पहले वार्निंग दी जाएगी, पहले हवाई फायर किया जाएगा, फिर फायरिंग की जाती है। तो अगर बिना वार्निंग के, बिना हवाई फायर किए सीधे क्राउड पे फायर कर दिया जाए तो इसको कह सकते हैं एक्सीड्स द पावर ऑफ लीगल अथॉरिटी। गोली चलाने का अधिकार तो है पर वो एक्सीड कर गए अपनी पावर को। इस केस में भी अगर अथॉरिटी है तो वो मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड में डिस्कस किया जाएगा। तीसरा एक्सेप्शन है कि जब डेथ एक सडन फाइट का रिजल्ट, यानी वो प्री मेडिटेटेड नहीं है, उसमें कोई मेंसरिया नहीं है, वो एक सडनली कोई फाइट शुरू हो गई और वहाँ पे किसी की हत्या हो गई। अब फाइट किसने शुरू की ये रेलिवेंट नहीं है, पर वहाँ पे एकाएक अगर फाइट शुरू हुई है और उसमें हत्या हुई, उसमें कल्पेबल होमिसाइड प्रूव हुआ और ये प्रूव हो गया कि दोनों तरफ से लड़ाई हुई और उसमें ये अचानक डेथ हुई है, तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्री मेडिटेटेड प्लान नहीं है। जो मेंसरिया है वो उस लेवल का नहीं है। ऑफ कोर्स 299 का होना चाहिए जो कल्पेबल होमिसाइड है, तभी 300 में हम डिस्कस करेंगे। बट अगर वो फ्री फाइट है, सडन फाइट है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कल्पेबल होमिसाइड, वो मर्डर में नहीं डिस्कस किया जाएगा। चौथा एक्सेप्शन जो हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज़ ऑफ द एज ऑफ 18 साल से बड़ा है और वो रिस्क लेता है या कंसेंट देता है किसी को अपने डेथ के लिए, तो उस केस में भी ये माना जाता है कि ये मर्डर नहीं है। अगर उसके सारे कंडीशंस 299 के फुलफिल होते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर 299। तो इफ़ अ पर्सन अबव द एज ऑफ 18, सिमिलरली अगर वो उसकी एज 18 से कम है यानी वो माइनर है, तो फिर ये एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जो कंसेंट का एक्ट है, इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ रिस्क है, हाई रिस्क है, स्क्यूबा ड्राइविंग है या ऑपरेशन होता है जिसमें जान का रिस्क है, तो कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं डॉक्टर, सो दैट कि उनकी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाए। वॉलंटरीली आप उस रिस्क को ले रहे हैं। तो ये 5 एक्सेप्शन हैं जो मर्डर के एक्सेप्शंस माने जाते हैं, और इनमें अगर वो कंडीशन आती है तो फिर कोई भी होमिसाइड मर्डर नहीं होता। अब जो मैंने प्रश्न पूछा था कि अगर किसी व्यक्ति की मर्डर करने की इंटेंशन हो और हत्या किसी और की हो जाती है, उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन 301 ये कहता है कि अगर आपने जो प्लान किया जिसको मारने का, उसके अलावा किसी और की हत्या हो जाती है, तो वो 299 में वैसे ही चलेगा जैसे जिस व्यक्ति के लिए आपने प्लान किया था उसकी हत्या हुई। तो 301 बिल्कुल स्पेसिफाई करता है, स्पेशल प्रोविज़न है कि अगर किसी और व्यक्ति की भी हत्या अगर होती है आपके प्लानिंग से और ये प्रूव है कि आपका प्री मेडिटेटेड है, आपने जानबूझ के इसका प्रयास किया, तो यू आर लायबल कि आपको प्रोसिक्यूट उसी तरह किया जाए जैसे उसी व्यक्ति की हत्या हुई है जिसके लिए आपने प्लानिंग किया है।
देन सेक्शन 302 है, ये डिस्कस करता है कि पनिशमेंट क्या होनी चाहिए अगर ये प्रूव हो जाता है कि मर्डर है। 302 में अगर प्रूव होता है कि ये मर्डर है तो दो ही पनिशमेंट अवेलेबल है। एक पनिशमेंट तो ये है कि उसको फांसी दे दी जाए, फांसी नहीं लिखा हुआ। 302 टॉक्स अबाउट कि इट इज़ पनिशेबल बाय डेथ, और दूसरा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये दो ही पनिशमेंट हैं भारत के कानून के अनुसार, जिसमें जो भी व्यक्ति है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और कानून ये कहता है कि ही इज़ ऑल्सो लायबल फॉर फाइन, यानी उसको फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा कि जो भी नुकसान हुआ है, जिस व्यक्ति की उसने हत्या की है उसको जो नुकसान हुआ है। और एक और सेक्शन है 303, जो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको अवैध करार दिया है, लेकिन इसके बारे में जानना चाहिए। 303 ये कहता है कि अगर कोई ऑलरेडी लाइफ कन्विक्ट है और वो किसी की हत्या कर देता है तो वो उसको मौत की सज़ा मिलेगी, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें ये कहते हैं कि नहीं, ये आपको देखना होगा कि किस कंडीशन में उस व्यक्ति ने ये हत्या की है, और तभी उसको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब हम 304 में आते हैं। 304 जो कल्पेबल होमिसाइड में अगर कोई कन्विक्ट है लेकिन मर्डर में कन्विक्ट नहीं है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, 3 स्टेजेस होते हैं कल्पेबल होमिसाइड के। फर्स्ट स्टेज होता है वेयर डेथ इज़ कॉज्ड विद एन इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो पहले कंडीशन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। दूसरे में हमने बताया था कि व्हेन वॉलंटरीली, जानबूझ के, विद एन इंटेंशन बॉडीली इंजरी की जाती है और वो बॉडीली इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ है, उसमें अप टू 10 इयर्स एंड फाइन है, यानी फाइन भी है और 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तीसरे में जो विद द नॉलेज है ऐसा एक्ट करते हैं, उसमें इंटेंशन नहीं है, बट नॉलेज है कि ये एक्ट डेथ कॉज कर सकता है, उसमें भी अप टू 10 इयर्स ऑफ फाइन है और 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है और 10 साल और फाइन है, और यह दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। ये ऑप्शन कोर्ट के हाथ में है। तो तीसरे कंडीशन में जो विद नॉलेज की जाती है उसमें 10 साल की सज़ा है, या फाइन किया जा सकता है, या दोनों चीज़ें की जा सकती है। तो ये था 299 और 300 के बारे में हमने आज डिस्कशन किया। और अब आगे हम कुछ जजमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे जिसमें किस तरह से इन प्रोविजंस को एक्चुअली जजमेंट्स में या रियल केसेस में हम अप्लाई करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने कमेंट्स, अपने जो भी व्यूज़ हैं इस वीडियो के बारे में वो ज़रूर बताइएगा, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।